अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केमिस्ट्री रिंग इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जो हम जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जिसका नाम इंडिकेट करता है कैल्सी, तो कैल्सी मीन कैल्शियम, यानी दीज आर द प्रोटीनेशियस हार्मोन्स दैट कंट्रोल द कैल्शियम होम्योस्टेसिस इनसाइड योर ब्लड। यानी एक ऐसा हार्मोन जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की होम्योस्टेसिस को, यानी उसकी मिकदार को, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, उसकी कंपोजिशन को वो कंट्रोल करता है। ज़्यादा होता है, कम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम का मिकदार। तो अगर ज़्यादा होता है क्या होगा, कम होता है क्या होगा, जिस्म पर कौन से इफ़ेक्ट पाए जाएंगे, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। 1962 में कॉफ एंड चीनी हैव प्योरीफाइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। दो साइंटिस्ट 1962 में इन्होंने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम प्योरीफाइड किया। जो इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिक बैकग्राउंड थी वो मैंने बता दी। कंपोजिशन देख लें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द टायरोकैल्सिटोनिन। टायरो टर्म मीन फॉर थायराइड ग्लैंड्स and calcitonin, these are the protein hormones that contains about 32 amino acid. it is a short protein, एक स्ट्रेट प्रोटीन है, लीनियर प्रोटीन है। जिस तरह का ये मार्कर है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का है, इसको लीनियर कहा जाता है। तो ये लीनियर प्रोटीन्स होते हैं कैल्सिटोनिन के नाम से। दे आर अनब्रांच्ड। नाउ दीज आर द थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स that secrete the T3, T4 as well as the calcium calcitonins. Now, what is the function of these calcitonins inside your body? As I have discussed that it control blood calcium homeostasis. अभी मैंने पहले जिक्र कर दिया कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को बढ़ाता भी है, कम करता भी है, बस नोयत पर डिपेंड करता है और थायराइड ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर पर, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी कंपोजिशन पर। और अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है थायराइड ग्लैंड में, तो फिर कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन पर भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगी। ज़रूरत से कम होगा या ज़्यादा होगा तो यकीनन ये नुकसानात क्रिएट कर लेता है। इस तरह का एक और बात मैं आपको बता दूं कि कैल्सिटोनिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पैराथार्मोन्स। पैराथार्मोन्स आर द हार्मोन्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स। अब बोथ आर अपोजिट। इफ कैल्सिटोनिन इंक्रीज्ड, पैराथार्मोन डिक्रीज्ड। If increase the blood calcium level, it will decrease the blood calcium level. दोनों तकरीबन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईटा लेवल पर भी और जनरल कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए भी। अगर देखा जाए तो नॉर्मली कैल्सिटोनिन रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन राइज देन नॉर्मल। फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर हम हाइपोथेटिकल लें या कंसिडर कर लें कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल ये तकरीबन पाया जाता है 1 मिलीग्राम पाया जाता है इन 100 ml ऑफ ब्लड। फॉर एग्जांपल ये करेक्ट नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये 1 मिलीग्राम पाया जाता है इन 100 ml ऑफ ब्लड, तो फिर अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है 2 मिलीग्राम हो जाता है तो क्या होगा? अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है 0.5 मिलीग्राम हो जाता है तो फिर क्या होगा? यकीनन जिस्म पर कुछ असरात सामने आ जाएंगे। अगर ये इनिशियल स्टेजेस पर इस तरह का है तो यकीनन ये वजह क्या हो सकता है? ये वजह हो सकता है द चेंजेस इन द थायराइड ग्लैंड्स, द डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियंसी काजेस ये होते हैं बेसिकली, यानी थायराइड ग्लैंड्स के अंदर कुछ ना कुछ खामी मौजूद है, ये वजह हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर ये कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो एक्सेस ऑफ द कैल्शियम, अब यहाँ पर देखिए इट रिड्यूस द कैल्शियम लेवल व्हेन राइज तो ये होगा। अब इसको कैसे रिड्यूस कर लेता है? रिड्यूस करने का मतलब है कि ये राइज हुआ था, इसको कम कर ले, नॉर्मल में लेके आए। और जब ये नॉर्मल में लेके आते हैं तो इस कैल्शियम का क्या बनेगा? ये कैल्शियम बोन्स के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है। मोस्टली चिल्ड्रन जब तकरीबन न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 5 इयर्स तक हम देख लें तो इसके अलग स्टेजेस पाए जाते हैं इसकी ग्रोथ के। फिर उसके बाद इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पाए जाते हैं, उसका हार्ट बढ़ता है, आवाज़ में चेंज आने आता है। तो इस तरह के कई चेंजेस इसके जिस्म में, इसके बोन्स की एनलार्जमेंट शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली इस तरह की, अगर कैल्शियम उसमें ज़्यादा है तो फिर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट मज़ीद उसमें निखार आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इस तरह का होता है कि नॉर्मल अगर ये है तो नॉर्मल वैल्यू ये कांस्टेंट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से जिस्म में ग्रोथ के अलामात बेहतर से बेहतरीन हो।
और बातें ज़रा देख लें। व्हेन कैल्शियम डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू, यानी अगर 1 मिलीग्राम से ये कम हो जाता है, अगर कंसिडर 1 मिलीग्राम है तो अगर इससे कम होता है 0.5 मिलीग्राम या और भी कम हो जाता है तो फिर क्या होगा? द थायराइड ग्लैंड स्टॉप इट्स सिक्रीशन, यानी थायराइड ग्लैंड इसके सिक्रीशन को स्टॉप कर लेता है। बाय मोर लॉस काजेस बोन वीकनेस, यकीनन अब कैल्शियम की कमी है तो यकीनन बोन्स को तो कैल्शियम चाहिए, अब कैल्शियम नहीं है तो बोन कैसे ग्रो कर ले? यकीनन ये स्टंटेड रह जाएंगे, वीक रह जाएंगे, कमज़ोरी इसमें आ जाएगी। इसी तरह इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या काम करता है? इंटेस्टाइन के अंदर फूड सब्सटेंसेस होते हैं, यही फूड सब्सटेंसेस इसके एब्जॉर्प्शन होती है टुवर्ड्स द ब्लड, यानी ये पास हो जाते हैं, ये इसिमुलेट होते हैं इंटेस्टाइन से, ये ब्लड में पास हो जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब क्या होगा कि आमतौर पर कि जब ये लेवल कमज़ोर होता है तो यहाँ पर बेसिकली इंटेस्टाइन इसका बेसिक पार्ट था जो जिस्म को कैल्शियम प्रोवाइड करता था। अब यहाँ पर तो ये बात हो गई कि एक इंटेस्टाइन कैल्शियम को ब्लड के हवाले नहीं कर रहा तो यकीनन कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा और यकीनन थायराइड ग्लैंड्स पे एब्नॉर्मलिटी आ जाएगी। इसी तरह देख लीजिए, डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स से मुराद नेफ्रॉन्स है, उसके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स लूप ऑफ हेयर के अंदर टाइम बाय टाइम जो है जब उससे नाइट्रोजनस फिल्ट्रेट पास होता है तो इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब एब्जॉर्प्शन क्या है कि खुराक को ब्लड के यहाँ पास हो जाना, रीएब्जॉर्प्शन अब ब्लड से वापस अपने मकाम तक आ जाना, उसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। नाउ इट डिक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से ये मसला खड़ा कर रहा है। नाउ इट आल्सो इनहिबिट द पोटाशियम एंड रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, अब जब कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही किडनी ट्यूब्यूल्स में तो उसी टाइम पोटाशियम की भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। इससे मुराद ये है कि कैल्शियम और पोटाशियम दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, एक दूसरे के साथ टच हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है। उसके साथ साथ इट्स नॉर्मल सिक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यकीनन इसका नॉर्मल सिक्रीशन जितना भी है वो हमारे जिस्म के लिए मौजूद है, लेकिन इट आल्सो हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्केलेटन इन द चिल्ड्रंस, उसकी बोन की इनलार्जमेंट, उसके मसल्स की ग्रोथ, उसके साथ साथ उसकी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स की कंपोजिशन को बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथन बनाना, ये इसका बेसिक काम होता है। अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें तो क्या है कि कैल्शियम है, इट्स ओवर सिक्रीशन, इट्स अंडर सिक्रीशन एंड इट्स नॉर्मल सिक्रीशन। नॉर्मल सिक्रीशन तो यही बात है कि थायराइड ग्लैंड्स सिक्रीशन डिक्रीजेस, अगर इसकी नॉर्मल सिक्रीशन हो रही है तो थायराइड ग्लैंड पर तो कोई असर नहीं पड़ता, ये चाहे तो सिक्रीट कर ले, ना चाहे तो सिक्रीट ना कर ले, लेकिन इसकी लेस सिक्रीशन से भी आपके जिस्म के जितने भी बॉल से उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन ये तब होता है जब हालात बिल्कुल नॉर्मल और साजगार हो, फिर उसकी वजह से आपके जिस्म पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसकी ओवर सिक्रीशन कैल्शियम राइज कर लेता है और ये कैल्शियम नॉर्मली बोन्स के साथ अटैच तो हो गया, लेकिन अगर ओवर सिक्रीशन फिर हो जाती है तो फिर ये मसले कर लेता है, आपके बोन्स आपके किडनी में फिर स्टोर होना शुरू हो सकते हैं और एक किस्म का किडनी स्टोन भी बना सकते हैं। इसी तरह अंडर सिक्रीशन, अगर इसकी सिक्रीशन कम हो, ज़रूरत से कम हो, तो जिस तरह हम कहते हैं कि मेरा बीपी लो है तो हम कैल्शियम यूज़ करते हैं कि कैल्शियम यूज़ कर लो ताकि आपकी बोन्स को तकवीयत मिले, तो उसी तरह ये भी है कि इसकी अंडर सिक्रीशन से बोन वीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट स्टंटेड हो जाती है। आज के लेक्चर के अंदर हमने कैल्सिटोनिन पढ़ लिया, उसके अंदर वो कैल्सिटोनिन के नॉर्मल और ओवर सिक्रीशन एंड अंडर सिक्रीशन पर बात हुई। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। थैंक यू।